वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज है ना हम पेपर सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, साइंस के उसका पोर्शन का। और जो सबसे पहला हम करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन का पेपर सोल्यूशन, ठीक है। और पेपर मैंने लिया है 2020 वाला, पेपर लिया 2020 वाला। अब देखो बच्चों, जो ये जो 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम जो ओवरऑल सिलेबस था वो +1 और +2 का दिया हुआ था। 10th का उसमें मतलब कुछ नहीं था। 10th अगर जिसने 9th 10th पढ़ी थी उसको वहां से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा पेपर था वो +1 और +2 वाला दे रखा था। तो अभी क्वेश्चन आपको सामने आएंगे तब आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि 9th 10th को भी नहीं छोड़ना और +1 +2 को भी नहीं छोड़ना, ठीक है, दोनों से करना है। लेकिन ये बात क्लियर थी कि जो आया था ना एग्जाम में वो बिल्कुल जैसे सरफेस लेवल का था +1 +2 का। जिसने +1 +2 को पढ़ा है, सरफेस लेवल तक देखा है, तब उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगे होंगे। लेकिन जिसने टच ही नहीं किया 1 2 को और जो 9 10 ही पढ़ के चला गया उसको इसमें से कुछ नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ सम रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट पूछ रखा है। तो आपको पता ही है जो ये जो क्वेश्चन है किस में से आया, केमिकल काइनेटिक्स में से, +2 में से केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसकी यूनिट ही हमें रेट ऑर्डर बता देगी, ठीक है। इसने ऑर्डर पूछा है, यूनिट से ही हम ऑर्डर निकाल देंगे। अब यूनिट क्या है, लीटर मोल पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। के की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जैसे के है हमारे पास रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट एल एम n-1 सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 होती तो ये रिएक्शन थी वो 0 ऑर्डर की होती। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती। और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। जब मैंने यहाँ पे पुट कर करके देखा, 0 पुट किया तो ये वाली नहीं आई, 1 पुट किया तो बिल्कुल यही आ गया, सेकंड यहाँ से सब कुछ खत्म। जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, लीटर मोल 2-1 सेकंड इनवर्स, देखो यही आ गया सेम मोल, ठीक है। यही सेम यूनिट दे रखी इसने, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का, 2 ऑर्डर है। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। ये जो फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने का, ये कई बार पीजीटी में भी पूछा जाता है और टीजीटी में भी पूछ लिया आपके, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था ये। अब सेकंड क्वेश्चन और पूछा है, जिंक का कार्बोनेट और पूछा है। देखो जिंक का कार्बोनेट और पूछा है, ठीक है। हमें पता है जो जिंक ब्लेंड ये क्या होता है, ZnS, फर्स्ट वाला होता है ZnS, ठीक है। और जिंकाइट क्या होता है, ZnMn2+O2-। ये भी कार्बोनेट और नहीं है, और मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बोनेट मतलब कार्बन प्रेजेंट हो, और जिसमें से हम उसको निकालते हो, मेटल को निकालते हो। ये देखो ये क्या है, फोर्थ ZnFeS, ठीक है। ये क्या है, ZnFeS। और बी क्या है, कालामाइन। कालामाइन क्या है, ZnCO3, ठीक है। ZnCO3 क्या है, कालामाइन। तो जब हमें ये जो और है इनका पता चलेगा, मतलब इनको जब हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि ये और है इसका, ये और है इसका। कई बार सीधा क्या दे देता है कि ये मतलब ये सारे जिंक के थे, लेकिन कई बार सारे जिंक के ना दे के कई बार आयरन का भी दे देता है या फिर किसी और चीज का भी दे देता है, तो और पूछ लेता हमसे, ठीक है। तो हमें पता है कार्बोनेट और तो हमारा जिंक का क्या है, ये वाला कालामाइन है। तो ये फॉर्मूला किसका था, कालामाइन का। ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, इसमें से कहीं भी कार्बन नहीं है तो कार्बोनेट और नहीं है ये। तो आंसर क्या है, बी। अब देखो IUPAC से है, ठीक है। हमें IUPAC में हम IUPAC को करेंगे और उसके साथ हमें ये भी करना है कि हमें कौन से ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देनी, कौन से ग्रुप को कम प्रेफरेंस देनी। लेकिन जिसको आता है उसको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, उसको पहली प्रेफरेंस हम किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। फिर 2 3 4 5 6 यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। अब देखो पहली प्रेफरेंस किसको दी, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब देखो 5 के ऊपर क्या है, कीटोन, ठीक है। 5 के ऊपर क्या है, कीटोन। तो कीटोन को हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो। 5 ऑक्सो। कितनी बड़ी चैन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है चैन, कितनी है, 6 है। तो हेक्सेनो, हेक्सेन, हेक्सेन लिखते। लेकिन इसके साथ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं हम,
ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो ये क्या आ गया, हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन किसका है, केमिकल इक्विलिब्रिया का। फोर्थ क्वेश्चन किसका है, केमिकल इक्विलिब्रिया का, ठीक है। इसमें जो रिलेशन होता है हमारे पास केपी और केसी का, वो क्या होता है, आर टी डेल्टा एन, ठीक है। अब देखो ये जो P है ये क्या, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रिया में, ये क्या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रिया में, R क्या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल्टा N क्या है, जो गैसियस प्रोडक्ट है, जो गैस के जो मोल है, गैस के मोल प्रोडक्ट का, जो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल है, 2 मोल है, और जो रिएक्टेंट है उसके कितने मोल है, 3 और 1 4, कितने मोल है, 4, ठीक है। प्रोडक्ट के कितने, 2 और इसके कितने, 4, तो क्या आ गया -2। तो यहाँ पे लिखेंगे जब Kp किसके इक्वल है, Kc RT -2, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सीधा सीधा उठा के दे रखा था उसने। क्वेश्चन 5 देखो, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछ रखा है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किसका आएगा, ये देखो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा, किसका आएगा। अब देखो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, माना ये नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये चार्ज है, ठीक है। सेम यहाँ पे फ्लोरीन ले लेती हूँ मैं समझाने के लिए, और ये चार्ज है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है। जो चार्ज का होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा, जो चार्ज का जो खिंचाव होगा ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी 4 है, 4 पॉइंट कुछ, और इसकी है 3 पॉइंट कुछ, तो इनका जो डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ही कम है। तो ये चार्ज है ना अपनी तरफ हल्का सा नीचे खींच लेगा। लेकिन जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर एक पावरफुल चीज है, ये चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो इनका ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऐसा बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट इतना ज्यादा नहीं होएगा इसका, लेकिन इसका बहुत ज्यादा होएगा। इन दोनों में ही देखना था हमें कि ज्यादा किसका होएगा। अब जैसे BF3 है, BF3 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना ओवरऑल 0 के इक्वल होगा, मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें। CCl4 है, Cl 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 Cl, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी हाईएस्ट नहीं होगा, क्योंकि Cl नीचे की तरफ खींच रहा है, Cl ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसका तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट इसका नीचे, इसका ऊपर। लेकिन डाइपोल मोमेंट इन दोनों में से देखें तो सबसे हाईएस्ट किसका हो गया, NH3 का, सबसे हाईएस्ट किसका हो गया, NH3 का। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, इसमें है ना ये हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इस साइड से इस साइड तक पूछ रखी है। अब हमें पता है sp3 जिसके अंदर 4 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, sp3 तो उसी की होगी जिसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे, 4, चारों सिग्मा होने चाहिए, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 2 और 1 3, sp2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है, क्योंकि 4 बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो sp2 देखो, इसकी भी sp है, इसकी क्या है sp2 है, और इसकी क्या है 1 2 3 sp2। वैसे तो क्वेश्चन तो इधर से ही सोल्व हो गया, तीनों में से इधर से ही सोल्व हो गया, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। 1 2 3 sp2, 3 बॉन्ड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, या तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। अब इसकी sp है, हमें पता जो Cn है ना, Cn के पास 3 ये बॉन्ड है, तो इसकी क्या आएगी, sp आएगी, क्योंकि एक सिग्मा इस साइड एक सिग्मा इस साइड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या आएगी, इसकी sp आएगी, ठीक है। नंबर 7 ये पूछा है, नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन। नियोप्रीन किसके द्वारा मिलकर बनता है, ठीक है। हमें पता है कि बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनते हैं। तो इसका जो मोनोमर है, इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, हमें ये पता करना है। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम लग रहे हैं। 1/3 ब्यूटाडाइन तो है ही नहीं, हमें मोनोमर याद होने चाहिए, किसका मोनोमर कौन सा याद होने चाहिए। अब ये दोनों सेम लग रहे हैं, जो ये वाला
मोनोमर है ना बच्चों, ये नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट है, ये नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट है। और जो ये वाला है ना, ये है नेचुरल रबड़ का, ये नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट है, और ये क्या है, नियोप्रीन की। ठीक है, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ये है जो 2 क्लोरो 1/3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 2 क्लोरो 1/3 ब्यूटाडाइन। अगर मैं यहाँ पे हटाकर मिथाइल लगा दूं, बस इतना सा ही फर्क है, 2 मिथाइल 1/3 ब्यूटाडाइन, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है RNH2CaCl। ये बच्चों जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है कार्ब अमीन की रिएक्शन, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को सेपरेट करने के लिए है, जो डिस्टिंग्विश करती है प्राइमरी अमीन को, सेकेंडरी अमीन को, टर्सरी अमीन को। और जो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, हमें देखो, जो किसी को समझना तो मैं इसका मैकेनिज्म समझा रही हूँ। ठीक है, नहीं समझना तो स्किप कर देना। अब देखो, R है, NH2 है। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन, इसके ऊपर कौन रिएक्शन करेगा, CaCl3। बट जो CaCl3 है ना, इसमें से अभी ये क्या किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, CCl3 KOH यहाँ पे मैंने डाला और ये हो गया। ठीक है, KOH डालते H2 बाहर निकल गया, CaCl3। अब ये इतना अनस्टेबल हो गया, देखो एक लोन पेयर भी है, तीन बॉन्ड पेयर है, तो CCl2 और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, CCl2, और ये क्या बन गया, कार्बिन। क्या बन गया बच्चों, ये कार्बिन। और कार्बिन पता कितनी भूखी होती है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। कार्बिन ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये माँ भूखी है। ठीक है, Cl 2, ये 2 4 6, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, CCl2 इसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, CCl2 को। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, RNHHCCl। अब देखो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर रहना चाहिए या कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, और हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड, तो यहाँ से क्या, क्लोरीन रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और ये जो बॉन्ड आ गया कितना आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन का रिमूवल हो गया। अब देखो RN डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे फिर Cl, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और। ठीक है, सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन चला गया इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, यहाँ से क्लोरीन चला गया अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl फिर से बाहर निकल गया, तो क्या आ गया, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, R ट्रिपल बॉन्ड C। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को, अमीन को अलग करने के लिए ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश करती है। इसका मतलब तो हमें रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेगी। सीधा मतलब यही हुआ ना कि हमें मैकेनिज्म और रिएक्शंस आनी चाहिए। मैकेनिज्म आए या ना आए टीजीटी साइंस में, लेकिन हमें रिएक्शन जरूर आनी चाहिए। तो हम लास्ट में 30-40 जितनी रिएक्शन है सारी याद कर लेंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब जो बच्चे केमिस्ट्री जिसको अच्छी लगती है, जिसको केमिस्ट्री आती है, उसको पता है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन जिसको नहीं आती वो से इलेक्ट्रॉन पेयर गिन लो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिन लो। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में कितने हो गए, 14। एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 9 18। नाइट्रोजन से मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं, उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 8 16 में से 2 गए 14, और इसके पास कितने 18, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन के पास 16 और इसके पास 14 नहीं। NO पॉजिटिव और क्या है CO। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसके पास कितने हैं 8, टोटल कितने हो गए 15। 15 में से एक चला गया, पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब चला गया, यानी कि 14 हो गई। ठीक है,
इसके पास कितने 6 और इसके पास कितने हैं 8, 8 और 6 14, दोनों के इलेक्ट्रॉन गिन लो वैलेंस शेल के, जो सेम आ जाए इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ये सेम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर से था। वैसे मैंने बॉन्ड ऑर्डर करवाया भी था आपको केमिकल उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। अब देखो 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेल्टा जी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, देखो डेल्टा जी क्या होता है, यूजफुल एनर्जी, जितनी एनर्जी को हम यूज करें। इसका मतलब क्या, डेल्टा जी क्या है, यूजफुल एनर्जी, यानी कि एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अब जो हमारे पास जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल है, -RT/ln(k), ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर कांस्टेंट, अगर k की वैल्यू 1 होनी चाहिए और डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो लेस देन 0 के इक्वल होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। क्योंकि यूजफुल एनर्जी यूजफुल एनर्जी कब होगी, जब एनर्जी रिलीज होएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिलीज होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती तो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती, और अगर यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होती तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती, और अगर इक्विलिब्रियम में होती रिएक्शन तो डेल्टा जी किसके इक्वल आता, 0 के इक्वल। इक्विलिब्रियम में होती तो डेल्टा जी किसके इक्वल आता, 0 के इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पेपर का क्वेश्चन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या पूछा हुआ था। अब देखो पहला ही लो NH4, दो तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। किसी को स्ट्रक्चर आती तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर से निकाल लो, किसी को स्ट्रक्चर नहीं आती और किसी को केमिस्ट्री का ऐसे क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है पेपर में, तो मैंने एक ट्रिक करवा रखी है हाइब्रिडाइजेशन की, जेड वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोमर, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है नेगेटिव चार्ज। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो NH, इसकी स्ट्रक्चर ये है अगर किसी को आती है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा है 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड, सीधा सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। जितने बॉन्ड है उस हिसाब से आप देखो, 1 s और 3 p, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 s और 3 p। अगर मैं इससे निकालूं तो कैसे निकालूंगी, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 5, मोनोमर कितने हैं 4, और पॉजिटिव चार्ज कितना 1, माइनस करना है, कितना आ गया 8/2, यानी कि 4 है तो भी क्या आएगा sp3, 4 है तो भी क्या आएगा sp3। पेपर में क्या पूछा हुआ है, sp3d निकालना, क्या है sp3d निकालना। अब देखो SF4, ठीक है, SF4 जेड वैल्यू देखो 1/2, इसके पास कितने हैं, सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6, मोनोमर है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मोनोमर होते हैं, फ्लोरीन कितना है 4, ठीक है, चार्ज कोई है नहीं तो 6 और 4 10/2, 5 आ गया तो क्या आएगा sp3d, हमारे पास यही है उत्तर sp3d। अब या फिर स्ट्रक्चर से मतलब इसके पास एक तो लोन पेयर है, ठीक है, 4 क्या है बॉन्ड पेयर है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 है तो sp3d, ठीक है। कैसे भी निकालो हाइब्रिडाइजेशन, कैसे भी आपको निकालनी वैसे निकालो, ये फॉर्मूला ना इजी है, मतलब किसी को स्ट्रक्चर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा है XCF4, लास्ट निकाल के दिखा देती हूँ, XCF4 पूछा है तो क्या आएगी, जेड वैल्यू 1/2, वैलेंस में कितने हैं 8, मोनोमर कितने हैं 4, कोई चार्ज नहीं है 12/2 6, तो क्या आएगा sp3 और d2, ठीक है। तब सीधा देखो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म आती है, हमेशा आती है। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ करो या ना करो, हाइब्रिडाइजेशन को पक्का कर लो, ये एक फॉर्मूले को पक्का कर लो, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो आपको, इतनी तो नॉलेज होएगी कि वैलेंस में कितने हैं, कितने बॉन्ड है, मोनोमर कौन से है कौन से नहीं है, इतनी तो केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी रखी है। ऐसे तो नॉन मेडिकल थी आपके, मेडिकल या नॉन मेडिकल थी आपके पास +1 +2 में, तो ये फॉर्मूला ये कर लेना याद अच्छे से, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी आयन प्रोड्यूस, इस कॉम्प्लेक्स में आयन पूछ रखा है, ये है कोऑर्डिनेशन का +2 में। मैंने बताया ना 2020 का जो पेपर था लगभग 1-2 में ही है, सारा +1 +2 में ही है, ठीक है। ये जैसे केमिकल काइनेटिक्स में से है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में से, और ये कौन सा है कोऑर्डिनेशन में से, ठीक है। इसमें से आयन पूछ रखा है। अब देखो NH3 इसकी 6 और Cl2,
देखो आयंस है ना, कभी भी जो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो ये होता है ना, ये कंपाउंड बीच वाला ये कभी सेपरेट नहीं होता, और जो ये बाहर वाला है ना, ये सेपरेट होता है, ठीक है। ये बीच वाला कभी नहीं टूटता। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये कभी नहीं टूटता। ये जो अलग आयन बना हुआ है, इसके बाहर को जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, मतलब ये अलग वाला आयन टूट जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पानी में डिप किया तो क्या होएगा, CONH36, ये एज इट इज रहेगा, प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ये अलग से और ये अलग से, दो आयन इसके बनेंगे और एक आयन इसका बनेगा, दो आयन इसके और एक आयन इसका। और जो ये +2 चार्ज है ना, +2 चार्ज ये इसके ऊपर है, कोबाल्ट के ऊपर, +2 चार्ज कोबाल्ट के ऊपर है। तो कितने आयन हो गए टोटल, 3 आयंस, 3 आयंस। तो आंसर क्या, 3। अगर यहाँ पे कुछ भी दे रखा होता, 3 होता तो 4 आयंस हो जाते, 3 और ये देख लिया करो कितने अटैच है। ये एक ही है, ये तो कभी टूटेगा ही नहीं, ये टूटेंगे बाहर वाले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में से पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे। अब देखो मान लिया मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, सब में 1 1 है। मैं अगर यहाँ पे 1 रखूं 1, तो 1 रखते ही क्या आएगा, इसको देख लो, कार्बन सिर्फ इसमें है, इसमें 1 रखा है तो कार्बन 3 आना चाहिए, कार्बन 3 होना चाहिए। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, ये तो आंसर होएगा ही नहीं। तो कार्बन देखो 3 है, 3 होना चाहिए कार्बन, तो तीनों में 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 और 2 6, बचे हुए ऑक्सीजन ही है, मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, 3 रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हमारा 3 है, 3 और 2 6 और 2 8, ये हो सकता है ये वाला। अब आगे देखो यहाँ पे ये बोला 2 रखना है, इसको यहाँ पे 2 रखना है। तो अगर मैं रखूं इसको मैं ऐसे रखूं C3H8 प्लस में 4O2, ठीक है, 3CO2 2H2O, 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी 4, ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आएगा, ये आंसर आएगा। सीधी एक चीज को बैलेंस कर लो, पहले कार्बन को बैलेंस किया, कार्बन यहाँ पे 1 में ही था तो 3 था, यहाँ पे 3 था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब में 3 3 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को देख लो, 4 2 8, हाइड्रोजन को देख लो 8 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जहाँ 8 बने, तो यहाँ पे अगर 4 लगा देते शुरू में ही तो यही हो जाता, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था। तो ऐसे मतलब कैलकुलेट करके देखोगे ना आप, बहुत जल्दी निकल आएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में ये आया था, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करना है और ये दोनों है ना उसके प्रोडक्ट मिलने चाहिए हमें, ओजोनोलाइसिस करना और ये दोनों उसके प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। मतलब ओजोनोलाइसिस क्या होता है बच्चों, देखो मैंने अगर ओजोनोलाइसिस करते कैसे, ऐसे देखो, जैसे मैंने ब्यूट 1 इन था, ब्यूट 1 इन था, CH3 ब्यूट 1 इन, ये देखो ब्यूट 1 इन है, ठीक है। इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, ब्यूट 1 इन को मैंने यहां से तोड़ दिया और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पे लगा दिया और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पे लगा दिया। ओजोनोलाइसिस सीधा इतना ही होता है, तोड़ो, एक डबल बॉन्ड इसको दे दो, एक डबल बॉन्ड इसको दे दो, ठीक है। चाहे कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़ दो, कार्बन कार्बन के बीच में है जो, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखो क्या प्रोडक्ट ये बन रहे हैं, ये ऐसे बोला कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये रिएक्टेंट दे रखे हमें, तो प्रोडक्ट ये नहीं है, ये ठीक है मिथेनॉल आ गया, लेकिन ये तो प्रोपेन 2 ओन नहीं है, ये प्रोपेन 1 ओन है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब तो ये गलत हुआ, हमारे पास ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ब्यूट 2 इन देखो, CH3 ठीक है, ब्यूट 2 इन देखो, ये है, यहां से तोड़ो, एक डबल बॉन्ड इसको, एक डबल बॉन्ड इसको, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है क्योंकि प्रोपेन 2 ना इसमें, ना मिथेनॉल बन रहा है इसमें। अब थर्ड देखो, ये देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, टू मिथाइल प्रोपीन,
2 मिथाइल प्रोपीन ये है, ठीक है। अब इसके डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, 2 मिथाइल प्रोपीन है, प्रोपीन ये है, ठीक है। अब देखो इसके डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, एक ऑक्सीजन तो इसको दे दिया और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन तो इसको दे दिया और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। दोबारा दिखा, ये देखो CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे H नहीं आएगा, CH, हाँ ठीक है। यार क्या हो गया, ये है, इसको यहाँ पे तोड़ा, 2 मिथाइल प्रोपीन था, यहाँ से तोड़ा, एक डबल बॉन्ड इसको दे दिया और एक डबल बॉन्ड इसको दे दिया। तो ये देखो ये प्रोपेन 2 ऑन बन रहा है और ये मिथेनॉल बन रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेन 2 ऑल, 2 के ऊपर है ना कीटोन ग्रुप, तो ये क्या बन रहा है, प्रोपेन 2 ऑल, और ये क्या बन रहा है, मिथेनॉल, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, ये। तो ओजोनोलाइसिस हम कैसे करते हैं, सीधे डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन उसको दे देते हैं, एक ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये पूछा गया था, एक कंपाउंड कंटेन 4% हाइड्रोजन, 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन, 71% क्लोरीन, मोलर मास उसका 99 होना चाहिए। देखो सबसे पहले यही पकड़ लो, मोलर मास 99, ठीक है। अब इसका जो मोलर मास देखो कितना है, 12, 35.5 और 2, 99 नहीं बनेगा, पॉइंट ही आ गया यहाँ पे, 24, 12 12 24, 35 35 70 71 और 2, 6 1 7, ठीक है, 7 और 2 9, 97 है। अब इसका देखो 24, इसका हो गया 4, इसका हो गया कितना, ठीक है 71, 4 2 6, 4 4 8 1 9, 99 इसका हो गया, ठीक है। अब देखो सीधा 99, आपको ये क्या देखना है, इसका देखो, इसका वेट देख लो कितना है, मोलर मास देख लो, मतलब इसका कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक क्लोरीन का 35.5 और 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन का 71, ऐसे करके 99 निकालना हमें, 99। ये क्या मुश्किल था। अब देखो इसके अंदर, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये इतनी स्टेटमेंट वैसे ही दे रखी, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर 4% हाइड्रोजन है, 24% कार ये है और बचा हुआ है 71% क्लोरीन है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधा मोलर मास निकाल लेते और हमारा काम बन जाता। एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन जो TGT साइंस में केमिस्ट्री में पूछा गया था, जड़ की वैल्यू 120 थी, जड़ की वैल्यू कितनी थी, 120। इसमें ये पूछा था कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कहाँ से, मतलब एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल, हैलोजन, कहाँ से बिलोंग करता है, ऑप्शन यही थे। अब देखो एक सीरीज याद होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये है ना बार बार पूछता, जड़ की वैल्यू 117 से लेकर और जड़ की वैल्यू 120 तक पूछी जा चुकी है, 17 18 19 20 पूछी जा चुकी है तीनों वैल्यू, चाहे वो PGT केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है या फिर TGT में भी, ठीक है। तो हमें एक सीरीज याद होनी चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, राडोन, और एक और होता है UUO, ठीक है। UUO ये बिल्कुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो इसका जो वेट होता है ना, मोलिकुलर वेट, वो होता है 118, ठीक है। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे 8 जोड़ा, फिर इसके अंदर 18 जोड़ा, 28, मतलब इसके अंदर 8 फिर 8 फिर 32, 18 फिर 18 फिर 32, ऐसे जोड़ के इसका जो वेट होता है ना वो होता है 118, ठीक है। इसका वेट होता है 118। अब जो 118 होता है तो UUO का होता है 118, ये है नोबल गैस, ये है नोबल गैस, ठीक है। अगर नोबल गैस में हमें 2 और ऐड करने हैं, मतलब नोबल गैस सबसे लास्ट में होती है, P ब्लॉक में होती है, अगर मैं इसमें नोबल गैस में NH2 ऐड करूंगी तभी तो जाके हमारा क्या निकलेगा, 120 निकलेगा, तभी तो 120 निकलेगा। NH2 लास्ट सेल में S उसमें 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एल्काइन अर्थ मेटल में होते हैं। तो जो ये हमारा 120 है ये किससे बिलोंग करता है, एल्काइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। आपके स्टेटमेंट 2020 में इतने क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, ठीक है। मैंने 1 बाय 1 एक एक करके बहुत अच्छे से समझाए हैं, और आगे हम जो मिलेंगे तो वीडियो फिजिक्स के और फिर बायोलॉजी के, ये क्वेश्चन भी हम 2020 है ऑलमोस्ट सारे कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।